हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन स्टार। स्वागत है आप सभी की इस हिंदी की शानदार दुनिया में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वर्ण विचार को। आप लोग को पता है कि हमने हिंदी का कोर्स जो है 2026 का चालू कर दिया है 1.0। और हाँ, आप लोग को हिंदी का नोट्स चाहिए पेन और पीडीएफ, तो आप लोग को हम व्हाट्सअप नंबर बता ही दिए थे। व्हाट्सअप नंबर 9939105113। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग क्या कीजिएगा कि बोलिएगा कि भैया हमको भी जो है हिंदी व्याकरण की कोर्स में ग्रुप में जुड़ना है, तो आप लोग को हम जोड़ देंगे, उससे कोई डाउट नहीं होगा। उसमें आप लोग को जो है हम 50 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। बस इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव देंगे। और हाँ, आप लोग को भाषा व्याकरण हम पढ़ाए थे, उसमें से आप लोग को एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं आप लोग को याद है या नहीं। तो बताइए आप लोग कि व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए कमेंट में आप लोग। व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? जल्दी बताइए, है ना। आप लोग व्याकरण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बताइए कमेंट में। कितने भेद होते हैं? हम लोग पढ़े थे कि वो 3 भेद होते हैं, मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन यदि हम मुख्यतः ना बोले तो उसका 5 भेद होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, आज का क्लास होने वाला वर्ण विचार पर। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं वर्ण से। देखिए, अब बात उठता है कि ये वर्ण विचार यदि चैप्टर का नाम है, विचार तो विचार है भैया, है ना, लेकिन वर्ण क्या है? तो वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज निकालना, यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे आप लोग को बोलूं, ओ का खंड का टुकड़ा कर दिएगा, नहीं कीजिएगा। देखिए, वर्ण का परिभाषा, देखिए हिंदी व्याकरण में क्या होता है कि आप लोग परिभाषा रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है भैया। परिभाषा बस समझने के लिए देता है वो, ठीक है, और हम लोग को जो है समझना है साथ में। तो वर्ण वह मूलध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। अब बात आता है कि यदि वर्ण, एक वर्ण दूसरे के साथ मिल जाए तो वह कई वर्ण हो जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताइए। इसके आधार पर वर्णों के, यदि वर्ण को एक से एक जोड़ दिया जाए तो वो वर्ण का समूह बन जाता है। तो वर्ण का समूह क्या कहलाता है? वर्णों के समूह क्या कहलाते हैं? आप लोग कमेंट में बोलिएगा। तो क्या कहते हैं? जैसे फूलों की समूह को क्या कहते हैं? तो फूलमाला कहते हैं, माला कहते हैं ना। उसी तरह वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गया? वर्णमाला आप लोग को समझ में आ गया, है ना। वर्णमाला आप लोग को हम 100% बोलते हैं कि समझ में आ गया होगा वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत आसान सा ट्रिक है। अब देखिए, वर्णमाला के बाद क्या आता है? लिपि आता है। क्या आता है? लिपि। तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? कमेंट में बताइए। लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं भैया। लिपि, भाषा के लिखने के ढंग। जैसे हम हिंदी लिख रहे हैं ना, इधर से लिख रहे हैं, लेकिन फारसी क्या होता है? उर्दू फारसी इधर से लिखा जाता है ना। हम इधर से लिख रहे हैं, वो इधर से लिखेगा, इसी में अंतर है, लिपि। जैसे हिंदी का क्या होता है? देवनागरी। हिंदी का क्या होता है? देवनागरी। समझ में आ गया? अब देवनागरी जो है संस्कृत में भी होता है ना, संस्कृत में भी होता है, क्योंकि संस्कृत तो इधर से ना लिखा जाता है, हिंदी इधर से लिखा जाता है। अब अंग्रेजी का क्या हो जाएगा? अंग्रेजी का रोमन हो जाएगी। अब देखो, उर्दू का क्या हो जाएगा? फारसी। उर्दू का क्या हो जाएगा? फारसी। उर्दू किस प्रकार से लिपि में लिखा जाता है? फारसी लिपि में। ठीक है, ये प्रश्न हम आप लोग को पूछेंगे भी, और आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, पूछेगा कि उर्दू की लिपि क्या है, तो क्या बोलिएगा? फारसी होगा, है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। अब देखिए, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा ना उसे वर्ण कहते हैं। भाषा के लिखने को ढंग को लिपि कहते हैं। और वर्ण को वर्ण को जो है कितने भागों में बांट दिया गया है? तो वर्ण को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन? तो एक होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और एक होता है व्यंजन वर्ण। आप लोग को एग्जाम में जो है परिभाषा काम नहीं देगा, समझ लीजिए। एग्जाम में आपको परिभाषा लिखने नहीं आता है, इसके बारे में पूछता है कि ये स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। मैं बोलूँ कि ये जो को है, ये क्या स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण? आप नहीं समझ पाएंगे कि को व्यंजन वर्ण है या स्वर वर्ण। तो को जो है व्यंजन वर्ण। कैसे? तो आगे पता लगेगा। अभी भी बता देते, को जो है को प्लस ओ से बना है। समझ गया? आधा को और ओ से बना है। ठीक है, तो ये व्यंजन वर्ण है। ये जो है इस पर निर्भर करता है, किसी पर ना, ये स्वयं पर निर्भर करते हैं। स्वर वर्ण उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण, स्वर वर्ण उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होते हैं। यानी ये दूसरे को सहायता नहीं लेता है और इसको दूसरे से सहायता लेता है। यानी आप लोग को समझना इस प्रकार से है कि स्वर वर्ण की उच्चारण जो है वो स्वयं करते हैं, किसी से ना लेंगे ना लेंगे लेकिन देंगे, ना लेंगे लेकिन देंगे। ये क्या कहता है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण यानी जिसका उच्चारण जो है स्वयं करता है। और व्यंजन वर्ण जो है किस पर आधारित रहता है? तो किस पर आधारित रहता है? तो स्वर वर्ण पर। ठीक है, जैसे हम बोले, को का उदाहरण आप लोग को दे दिए। अब देखिए, स्वर वर्ण, अब व्यंजन वर्ण को गोली मार दो। ठीक है, व्यंजन वर्ण को गोली मार दो और स्वर वर्ण को पहले हम लोग पढ़ते हैं। स्वर वर्ण, समझ में आ गया? स्वर वर्ण समझ में आ गया? देखिए, स्वर वर्ण क्या होता है? जिसका उच्चारण जो है, जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण जो है पूछेगा, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। आप लोग को याद रखना ये बात। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। समझ में आ गया? ठीक है,
अब स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। अब देखिए स्वर्ण वर्ण को भी खंड किया गया है, स्वर्ण वर्ण को भी खंड किया गया है। जैसे इसको हम बोलते हैं उच्चारण, स्वर्ण वर्ण को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, स्वर्ण वर्ण को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। वो कौन कौन है भैया? तो कौन कौन है आप लोग याद कीजिए, याद कीजिए कौन कौन से हैं? ह्रस्व दीर्घ प्लुत है ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है ज़्यादा बनता है, बोलेंगे क्यों? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से आएगा कि ओ ह्रस्व स्वर है, प्लुत स्वर है या दीर्घ स्वर है। आप लोग को ऑप्शन दिया रहेगा कि जो है ओ किस प्रकार का स्वर वर्ण है ना। पहले तो ये पूछेगा कि ओ जो है किस प्रकार का वर्ण है, तो स्वर वर्ण है। और स्वर वर्ण में भी प्रकार होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। ह्रस्व दीर्घ है या प्लुत है तो आप लोग क्या बोलिएगा? ह्रस्व है। कैसे? जिसका उच्चारण एक मात्रक समय लगे तो उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। इसमें देखिए ओ, और यदि हम आ बोलते हैं तो इसमें जो है ज़्यादा टाइम लगता है, यानी इससे दोगुना टाइम किसमें लगता है? दीर्घ में। और ह्रस्व से तिगुना प्लुत में लगता है। समझ में आ गया? देखिए ह्रस्व क्या होता है? जिसके उच्चारण में एक मात्रिक समय लगे उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होता है? ह्रस्व कौन कौन होते हैं? ओ ह्रस्व स्वर कौन कौन होते हैं? ओ ई और ई, री हो सकता है, देख लेते हैं। री हो सकता है, री हो सकता है और ऊ हो सकता है। समझ में आ गया? देखिए ओ ई री ऊ कुछ समय लगा नहीं, लेकिन इसमें देखिए इससे जो है दोगुना समय दीर्घ में लगता है और ह्रस्व से तिगुना समय प्लुत में लगता है, तो उसे प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर। बस ह्रस्व को आप लोग को याद रखना है कि एक मात्रिक समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये चारों जो है ह्रस्व स्वर होते हैं। कैसे ज्ञात करना? ओ ई और री ऊ। अब ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इस प्रकार से आप लोग को प्रश्न पूछेगा। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर देखो इसमें से 2 मात्रिक समय लगे, मतलब ह्रस्व से दोगुना समय लगे, ह्रस्व से उच्चार इसके दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना लगे तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देख लो भैया आ, ई, ऊ, और थोड़ा देख लेते हैं। बस ये 3 ठो ही होते हैं ना, ये 3 ठो ही होते हैं। 4 3 4 3 कितने हो गए? 7 हो गए। देखिए इससे जो है दोगुना समय लगता है ओ आ में। जैसे ओ बोले ओ और आ बोले तो इससे दोगुना समय लगता है आ। और जैसे ई बोलते हैं और ई बोलते हैं ई, और इसे बोलते हैं ई, इसे बोलते हैं ऊ, इसे बोलते हैं ऊ। ठीक है, समझ में आ गया उच्चारण? अब देखिए अब प्लुत स्वर आता है। ह्रस्व से कितना गुना समय लगे? तिगुना समय लगे, तिगुना है ना, तिगुना समय लगे। जैसे हम बोलते हैं है राम, है राम, है कृष्ण। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जैसे प्लुत स्वर में है राम, है कृष्ण, यानी इस सबसे जो है ज़्यादा समय लगता है। समझ में आ गया? इतना समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। स्वर वर्ण ये हो गया। अब देखिए स्वर वर्ण का और कुछ प्रकार होते हैं। एक होता है अनुनासिक स्वर, एक होता है स्टार में पढ़ा है आप लोग को अनुनासिक, अनुनासिक स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जिसका उच्चारण नाक से होता है उसे अनुनासिक स्वर वर्ण कहते हैं। बहुत सिंपल सी है, बोलेगा आंगन कौन सा स्वर वर्ण है? तो आंगन जो है अनुनासिक स्वर वर्ण है ना। अनुनासिक क्या है? अब देखो अंधेरा बोलेगा, उंगली बोलेगा, ये सब क्या होते हैं? अनुनासिक स्वर वर्ण होते हैं। समझ में आ गया? अब अनुनासिक स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? अनुनासिक स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होगा लगभग, है ना। चलिए अब एक होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है? एक होता है संयुक्त स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो देख लीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग को मैं सचेत करता रहता हूँ। संयुक्त स्वर वे स्वर वर्ण है कि संयुक्त स्वर वर्ण स्वर वे स्वर वर्ण है जो स्वर वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे हम बोलते हैं अंश का, अंश का या ह बोलते हैं। अब देखिए इसमें 2 स्वर लगे होते हैं, कौन कौन? देखो अंश का तो यहाँ पर अ प्लस अन। समझ में आ गया? अब अ का होता है तो अ प्लस, समझ में आ गया? ये जो है संयुक्त स्वर वर्ण है, ये अनुनासिक स्वर वर्ण आगन है। अब देखिए हम आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। समझ में आ गया? अब देखो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है तो कौन कौन होता है? आप लोग ये लोग तो देखिए हम बताते हैं, यहाँ बता देते हैं ना। जैसे ओ हो गया, ओ आ हर्षहीं दुर्गहीं हर्षहूँ दुर्गहूँ, ओ आ हर्षहीं दुर्गहीं हर्षहूँ दुर्गहूँ, री री एकरे एकरे एकरे, औ ए एकरे ओ करो। समझ में आ गया? गिन लीजिए 2 4 6 8 10 और 1 11, इतना होते हैं स्वर वर्ण। अब इसका मात्राएं जानते हैं लिखना आप लोग? मात्राएं, इसका मात्राएं क्या होते हैं? तो ओ का कुछ नहीं होता है ना, आ का होता है इस प्रकार से, ई का होता है, ई का किस प्रकार से होता है? ई ई ई, तो ई का जो है, ई का इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब हर से दुर्घई का होता है इस प्रकार से,
वर्षाओं का होता है इस प्रकार से, और दुर्गमों का होता है री होता है इस प्रकार से, ए होता है इस प्रकार से, करे होता है इस प्रकार से, ओकर होता है इस प्रकार से, और उकर होता है इस प्रकार से। इतना आप लोग मात्राएं याद कर लेना है। अब हम आप लोग को अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगला क्लास में हम बताने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण के प्रकार और व्यंजन वर्णों की संख्या, और फिर उससे अगला क्लास में हम बताने वाले हैं कि हम लोग जो है उच्चारण करते हैं तो कब क्या लगता है। समझ में आ गया? थैंक यू आप सभी को।